सवाल के साथ फात शहबाज खान। हमाद अजहर भी आज इस्लामाबाद में जो है वो नमूदार हुए और उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई जो है उनकी तरफ से उन्हें पैगाम मिल चुका है कि अब उनके मंजर आम पर आने का वक्त आ गया। ये स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दिया इस पर मैं लाजमी आपसे बात करूँगा। दूसरा जो अहम तरीन चीज़ हुई वो पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब ने, सेक्रेटरी इतलात रऊफ़ हसन साहब ने, आज़म स्वाति और शौकत बसरा और खालिद खुर्शीद साहब ने मुश्तरका प्रेस टॉक जो की, उसमें उनका कहना था कि इन पर कातलाना जो हमला हुआ, एक रोज़ पहले जो हमला हुआ जिसको रिपोर्ट किया जाना था, कल जो कातलाना हमला हुआ, अल्लाह ने रऊफ़ हसन साहब को एक दूसरी ज़िंदगी दी और मारने वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, तेज़ धार आले से एक पूरी साइड चीर डाली। ये आज की प्रेस टॉक थी। फिर जो ज़मानत का तहरीरी फ़ैसला है चौधरी परवेज़ इलाही साहब का, वो उसमें अहम तरीन कुछ बातें हैं कि परवेज़ इलाही के वकील के मुताबिक प्रोसिक्यूशन की जानिब से परवेज़ इलाही से 41 लाख रुपए की रिकवरी का कोई जवाज़ नहीं। वकील के मुताबिक FIA में मज़कूरा रकम दर्ज नहीं, लिहाजा प्रोसिक्यूशन को रकम बरामदगी का फ़ायदा नहीं दिया जा सकता। बेनिफिट ऑफ डाउट प्रोसिक्यूशन को नहीं दिया जा सकता, सादी सी बात है। अच्छा जी, और सबसे बढ़कर आपको मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि तहरीक इंसाफ का ख्याल है कि कुछ अलायंस बनने जा रहे हैं और वो अलायंस जो होंगे वो आने वाले सारे मंजरनामे की पिक्चर ड्रॉ करते हुए दिखाई देंगे। उसमें सबसे बढ़कर जो अलायंस में जो दिक्कत आ रही थी पीटीआई को, वो ये दिक्कत आ रही थी कि कोई ऐसा घाघ सियासतदान इस वक्त मंजर आम पर नहीं था, और अगर कुछ लोग मंजर आम पर थे तो वो अब तहरीक इंसाफ से या तो वो उस तरीके से एसोसिएट नहीं रहे थे, जो उनकी कोर टीम थी, या उनसे दूर हो चुके थे, या वो जेलो जुलो में चले गए थे, या कुछ प्रेस टॉक करके किसी और जगह स्लिप हो गए और फिर वापस आए। इस तरह के बहुत सारा 3 4 5 कैटेगरीज थी। तो उसमें तहरीक इंसाफ की दिक्कत ये थी कि कोई क़यादत नहीं है, कोई बंदा नहीं है जो करे। फिर तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि जो डीप रोटेड उनके लोग थे, जो इधर उधर राब्ते रुब्ते करते हैं, पूछते बताते हैं, कोई आग ठंडी करता है, कोई ब्रिजिंग कर रहा होता है, कोई नए क्लूज ढूंढ रहा होता है, कोई नई डायमेंशंस पे काम हो रहा होता है, तो वो सारा नहीं था। तो ये सारी चीज़ें मिसिंग थी। अच्छा, उसके साथ फिर इस मिसिंग फैक्टर में उन्होंने कहा कि इसमें तहरीक इंसाफ सोच रही है कि मौलाना फजल रहमान अगर इसको लीड करें और कोई हमारे तगड़े लोग। अब एक बात और थी, तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि असद कैसर जो हैं वो सुपरस्टार तो हैं और ब्रिजिंग वगैरह भी कर रहे हैं। ये मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो तहरीक इंसाफ की कोर लोग और इस वक्त वो सोच रहे हैं। असद कैसर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम उन्हें ये आ रहा था कि वो KP से आ जाते हैं और पंजाब में बैठते हैं, लेकिन अगली सुबह दोबारा चले जाते हैं। तो वो जो बेस कैंप वाली फील है वो नहीं आ पा रही, तो पंजाब में उन्हें बंदा चाहिए था। तो फिर हमाद अजहर जो हैं उन्होंने आज आके ये स्टेटमेंट दे दी कि मैं मंजर आम पर आ जाऊँगा। अब मंजर आम के नतीजे में वो गिरफ्तार होते हैं नहीं होते, वो कह रहे हैं मैं प्रोटेक्टिव बेल ले लूँगा पेशावर जाकर, तो फिर बात अगली बढ़ेगी। अब मौलाना फजल रहमान के साथ साथ तहरीक इंसाफ ये सोच रही है कि किसी तरीके से जमात इस्लामी के साथ भी हमारा इल्हाक हो जाए, और जमात इस्लामी की क़यादत के तब्दील होने से चूँकि गोल सेम है और कुछ मुश्तरका चीज़ें सेम हैं, तो इल्हाक में भी हो भी जाए, बात आगे बढ़े। लेकिन जमात इस्लामी के जिन लोगों से हमारी बात हुई उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि जमात इस्लामी जो है वो उसका ट्रस्ट डेफिसिट है। जमात इस्लामी के बड़े एक कोर मेंबर ने मुझे आज बताया, वो कह रहे थे कि हमने तहरीक इंसाफ ने जब हमसे कहा कि हम जमात इस्लामी से मिलकर हुकूमत बनाते हैं तो हमने तो इनसे कुछ मांगा नहीं था, तो उन्होंने हम पे ब्लेम लगा दिया, ये वो दिस एंड दैट, वो उन्होंने पूरी तमहीद बांधी। लेकिन मेरा सवाल यही था कि जो मौजूदा अमीर हैं वो माजी के जो जमात इस्लामी को एक ख़ास माइंड सेट से चलाया जा रहा था, वो अब ऐसा नहीं है। उसमें बहुत सारी चीज़ें शायद तब्दील हो चुकी हैं। वो अमीर जो हैं वो अपनी सीट छोड़कर, उन्होंने कहा था कि ये सीट तहरीक इंसाफ ने जीती है, फिर मेयर के इलेक्शन में उन्होंने क्या रोल प्ले किया था, तो इस वजह से शायद अच्छा जी जमात इस्लामी आ गई, मौलाना फजल रहमान आ गए, तहरीक इंसाफ आ गई, फिर ये GDA से मिलकर अब ये चाह रहे हैं कि ये सारा कुछ IMF वाले मामले से और उनसे डील गवर्नमेंट की जो है जो मुज़ाकरात हैं उनसे सारा पहले अगर हो जाए तो और ज़्यादा शिद्दत से गवर्नमेंट अपने घुटनों पे जो है वो जा सकती है, तो गवर्नमेंट बैकफुट पे भी जा सकती है। ये सारा मामला है। और लेकिन जो कल वाला मामला है उसने रऊफ़ हसन साहब वाला अनफॉर्चुनेट मामला, उसने तो इसे बहुत ज़्यादा शिद्दत और तरह की दे दी और बड़ा अनफॉर्चुनेट ये मामला था जो नहीं होना चाहिए था। इन्हीं सारे मौज़ूआत पर कि कल अगर हम खोजना चाहें, देखना चाहें कि कल क्या है, बड़ा नामुमकिन सा सवाल है ना कि कल क्या है। तो पॉलिटिकल लोग जो हैं वो चूँकि अपनी प्लानिंग करके बैठे होते हैं अगले
कई महीनों की, और कुछ प्लान्स अगर बनते हैं तो मंजर यहाँ पे, जैसे मैं अभी पूछ रहा था स्टूडियोज़ में बड़े मोतबर मेरे गेस्ट बैठे हुए थे, तो मैं उनसे पूछ रहा था कि परवेज़ इलाही साहब कैसे आए हैं बाहर, तो उन्होंने कहा कि ये कोई प्लान प्लून भी अगर हुआ फिर लेट्स सपोज तो इसका कल कलां को पता चल जाएगा, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ये भी सूरत हाल एक है जिस पर मजीद बात भी करेंगे। हमारे साथ पैनल बड़ा दिलचस्प पैनल है। अजहर सदीक साहब मेरे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक साहब के सीनियर रहनुमा हैं। अजहर सदीक साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। अरूज रजा साहिबा बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़ी डीप रूटेड हैं, इस्लामाबाद सेंटर से मेरे साथ मौजूद हैं। अरूज आपका भी बहुत शुक्रिया। स्टूडियोज़ में मेरे साथ खालिद फारूकी साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। फारूकी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अजहर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजहर भाई किधर घूम रहे हैं आप भाईजान? मैं माजरत चाहता हूँ, जरा घूम ही रहा हूँ, सफर कर रहा हूँ जरा, लेकिन थोड़ी देर में आपके साथ बिल्कुल। किसका भाई, किसको पैगाम लेके जा रहे हैं, किसको क्या बताने जा रहे हैं भाई? बहुत मामला जो है ना बहुत तेजी की तरफ चल रहे हैं, और आप समझ सकते हैं कि हालात अब किसकी एक डगर पे जाएंगे, ये मैं बता दूं आपको, और उसका नतीजा आपके सामने जल्द आना शुरू हो जाएंगे। कि याद रखिएगा, हम जिस चीज का इंतजार कर रहे थे कि जो अदलिया के ऊपर दबाव था, वो किस तरह से अदलिया के ऊपर दबाव खत्म हो और अदलिया अपने आजाद और खुद मुख्तार फैसले कर सके। और वो लड़ाई अब शुरू हो चुकी है आपके सामने, एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया की। और जैसे ही जब ये लड़ाई लिया जीत है और अदलिया, देखिए हमने पहले भी एक बात कही थी, हमें सबसे ज्यादा यकीन जो है वो अदलिया पे है। अगर भाई सबसे ज्यादा तो आपको माजरत करनी चाहिए पहले काजी साहब से, क्या क्या करते रहे आप भाईजान? फिर देखिए जी, जस्टिस शौकत सदीकी साहब के साथ क्या क्या आप भाई करते रहे, किस तरह पेश आते रहे उनके साथ? बताऊं आपको, जस्टिस काजी फायजीसा की हद तक जो है ना हमारा नुक्ता नजर वो अपनी जगह पर मौजूद है। हमारा बैट बल्ले का निशान लेना, हमारे और कई मामलात हैं वो अपनी जगह पर वो मौजूद हैं। जस्टिस का वो तो हम अपना केस वाइज बात करते थे, और वो केस के ऊपर हम बात करते रहेंगे। लेकिन हम ये जो तरीकाकार पीडीएम की हुकूमत पीडीएम 2.0 ने उठा लिया है, वो तो तबाह कौन है। अब तो गालियां निकाल रहे हैं जजेस को, और क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल फैसल वाडा ने इस्तेमाल किए हैं, उसका ट्रांसक्रिप्ट मैं तैयार कर रहा हूँ। फैसल वाडा को इंशाल्लाह नोटिस देंगे कि जनाब ये सारा तो ऑलरेडी नहीं हुआ है, वो तलब है, जाना है इन्होंने ना ये जो सेनेट जो शीरी रहमान बन के बैठी हुई थी, विराजमान थी, उन्होंने कैसे इजाजत दे दी? उन्होंने आर्टिकल 66 शायद पढ़ा नहीं है। चले मैं बाकी बातों की तरफ आता हूँ। देखिए चौधरी परवेज इलाही ने कितनी मुश्किल गुजारी, वक्त गुजारा, अब वक्त आ गया है रिहाइयों का। अब मैं लफ्ज कह रहा हूँ, वक्त आ गया है रिहाइयों का। जितना के अंदर रखना था, जितना तशद्दुद करना था, मामला तय हुए, ये बात क्यों कर रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि अब टाइम आ गया है, टाइम आ गया है अदालतों से बाहर निकलने का, आप रिलीफ मिलने का। आप जैसे इतने डीप रूटेड शख्स को ये इस तरह केस देख लो ना, आज इमरान खान का साइफर का केस देख लो ना। आज प्रोसिक्यूटर में अल्लाह ताला उनकी वालदा साहब को सेहत दे, वो आज बीमार थी इस वजह से नहीं आई, वो आज खिसकने की कोशिश करते रहे थे। कल मैं वहां था, कल मैं और बहुत ही एक आम केस और है साथ, इसमें सेक्शन 115 जो है, जो पार्टी सिंबल लेने का इख्तियार देता है अपना इलेक्शन कमीशन को, और वो मैं लाहौर हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा था, और हमारा यहाँ फुल बेंच बन के बेंच बैठ ही नहीं रहा था। और वो बड़ा वाज़ेह है कि टेकिंग अवे अ सिंबल इज बैनिंग अ पार्टी, या और टेकिंग अवे सिंबल आपको रिजर्व सीटें नहीं मिलनी। सेक्शन 104 और रूल 94 ऑफ द इलेक्शन है, इलेक्शन रूल्स, तो वो वाले उसमें भी चीजों से आमिर फारूक साहब के पास लगा था। अजहर भाई मेरा ख्याल है आप जो हसास मैसेजेस लेके जाते हैं वो बाई एयर जाते हैं, बाई रोड नहीं जाते मेरा ख्याल है। ये वैसे ही आप कहीं जा रहे हैं। आप मेरे साथ ही रहिए, मेरे साथ खालिद फारूकी साहब भी हैं और अपना अरूज साहिबा। अरूज साहिबा आवाज़ आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम। फहद बहुत बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। अरूज साहिबा मेरे साथ बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं फारूकी साहब, लेकिन चूंकि आप दूर पार से इस वक्त फेडरल में बैठी हैं तो मैंने ना लिबर्टी ली आपके फेडरल बैठने की। तो मैंने कहा मैं आपसे पूछूं क्या चल रहा है। परवेज इलाही साहब भी बाहर आ गए, कैसे बाहर आए, क्या बना, और ये क्या मंजरनामा देख रही हैं आप? फहद, सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि वो आपने भी सुना होगा और हमने भी पढ़ा कि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है ना। तो फिर एक और भी इसी तरह के शेर है कि लहू बोल पड़ेगा आस्तीनों से।
तो ये कानून कुदरत है कि जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो कुदरत अपना निज़ाम अदल कायम कर देती है, इंसाफ होना शुरू हो जाता है। और आपने देखा कि इंसाफ होना शुरू हो गया है। और चौधरी परवेज इलाही जो कि सदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, 1 साल तकरीबन उन्होंने काटा है मुसीबत में, बीमारी में, सोबतों में, कैदो बंद में, और वो खड़े रहे हैं, डटे रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि आज अगर उनको रहाई मिली है तो ये अदलिया की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ है, क्योंकि अदलिया ने अब काम करना शुरू कर दिया। आपने देखा कि अभी जैसे अजहर सदीक साहब भी फरमा रहे थे कि अब अदालतों ने इंसाफ देना शुरू कर दिया। शुरू से अदालतें इंसाफ ही दे रही हैं। जी, अदालतें जो है वो पहले प्रोसिक्यूशन को सुन रही हैं, लेकिन एक अजीब सा मामला है हमारे मुल्क में। मैं जो कि खुद भी कानून के तालिब इल्म हूँ कि यहाँ पे पहले बंदा उठाते हैं, पकड़ते हैं, गिरफ्तार करते हैं, जेलों में डाल देते हैं और साल तक सिर्फ उसके ऊपर इल्ज़ामात जो हैं वो तलाश करते रहते हैं कि अच्छा इसके ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगाया जा सकता है। अब जैसे कल चौधरी साहब को जो है लाहौर हाई कोर्ट ने रिहा किया है, तो साथ ही IIG पंजाब जो है वो बहुत सारी FIR, मैं इसलिए तादाद मेंशन नहीं कर रही क्योंकि सबको पता है कि 20 मुकदमात वो कायम करके पहुंच गए। भाई आप पहले सोए हुए थे, आप उनने पहले उनको क्यों नहीं बताया इन मुकदमात का? या फिर और ये क्या चौधरी परवेज इलाही इस उम्र में क्या उनके पास कोई मैजिक वॉन्ड है कि वो 9 मई को सरगोदा में भी थे, फैसलाबाद में भी थे, लाहौर में भी थे, सियालकोट में भी थे, रावलपिंडी में भी थे, मतलब हद ही हो गए कोई। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो चीज बच्चे भी पूछ रहे थे कि ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स के ऊपर इतने सारे मुख्तलिफ ठीक है, मेरे साथ रहिए। मैं बिल्कुल मैं समझ गया आपकी बात। फारूकी साहब जी, ये तो आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, किधर बात अब जा रही है और क्या आप मुझे ये बताइए, पावर कॉरिडोर्स क्या सोच रहे हैं इस वक्त? जिनके पास निज़ाम है वो क्या सोच रहे हैं? हुकूमत देखिए फहद, पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसने तो चलना ही चलना है, और इसमें से आप किसी एलिमेंट को ये नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल साइडलाइन कर दें। सारे स्टेक होल्डर हैं, जो इलेक्शन हुए उस इलेक्शन पर एतराज़ात उठे और हम सब जानते हैं कि उनमें बहुत से एतराज़ात जेन्युइन भी थे, कुछ ऐसे थे जो पॉलिटिकल पार्टीज दावा करती हैं। लेकिन अब यह है कि अगर हम समझें कि एक तो मैं सदीक अजहर साहब की अभी इस बात से इत्तेफाक मुकम्मल तौर पर नहीं करता कि एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की लड़ाई, मैं इसको एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की लड़ाई नहीं, बल्कि अगर अदलिया का कहीं असूली मौक़िफ़ आता है तो एस्टेब्लिशमेंट के अफसरान भी, जो रिलेटेड अफसरान हैं, इदारे की मैं बात नहीं कर रहा, रिलेटेड अफसरान जो होते हैं, अगर वो समझते हैं, अदलिया समझते हैं कि वहाँ किसी ने गलती की है तो उस गलती की इस्लाह होनी चाहिए, उसको दुरुस्त होना चाहिए। ये इदारों की इस तरह से लड़ाई नहीं है। हाँ, लड़ाई होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान। ये बहुत सारी चीज़ें जितनी हम इस वक्त देख रहे हैं, ये सारी बुनियादी तौर पे तो एक सियासी महाजराई और सियासी लड़ाई है, जिसको बाद में अदालतों में ले जाया जाता है, फिर अदालतों के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। आप देखिए ना, सियासतदान गलतियां किस तरह की करते हैं। उनके तनाज़ात होते हैं वो जिनको पार्लियामेंट में हल किया जा सकता है, उनके तनाज़ात होते हैं वो जिनको अवाम के सामने हल किया जा सकता है, लेकिन वो उन्हीं केसेस को जब जुडिशरी के सामने ले जाते हैं और फिर जुडिशरी के सामने ले जाने के साथ साथ वो बाकी इदारों की तरफ मदद के लिए देखते हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाता है। पाकिस्तान की पिछली 10 साल की आप तारीख उठा लें तो इसमें जितने भी मसाइल हमारे सामने आए उनकी नौयत यही है। आप अकामा केस जो बना था, पनामा केस जो स्कैंडल आया था, पनामा में जो मामलात हुए थे, उस वक्त नवाज शरीफ साहब से ये कहा गया था कि आप इन मामलात को पार्लियामेंट के अंदर हल करें। वो पार्लियामेंट के अंदर हल करने के बजाय वो जुडिशरी की तरफ चले गए, वहाँ उनके खिलाफ केस आ गया। और अब ये जो है सिलसिला के सियासतदानों की एक खेप आती है। क्यों गए थे जुडिशरी की तरफ? वो जुडिशरी की तरफ गए ना, उन्होंने पार्लियामेंट में एतमाद नहीं किया। अगर पार्लियामेंट पे एतमाद करते तो उनका मसला हल हो जाता और मामला जो है वो पार्लियामेंट के अंदर रहते। ये नाअहलियाँ सारी उम्र किसी को सियासत से आउट कर देना, किसी को जेल के अंदर बंद रखना, किसी के खिलाफ केसेस बनाना, ये सारा उसी वक्त होता है जब पार्लियामेंट के ऊपर एतमाद नहीं किया जाता। सियासतदान पार्लियामेंट की कमजोरी का खुद सबब बनते हैं। ये जो मामलात हैं इनको सियासतदानों को हल करना चाहिए। अब भी PTI का और जो हुक्मरान इत्तेहाद है इसका इशू सियासी है। इस सियासी इशू को बैठ के आज भी वक्त जो है, वरना मैं आपको ये बताऊं, वक्त बड़ी तेजी से हाथ से निकल रहा है और ये सारा सिस्टम ये भग से उड़ जाना है, पता भी नहीं चलना। डरा क्यों रहे हैं भाईजान? डराने वाली बात नहीं है, ये फैक्ट है कि जब आप इन चीजों को अपने कंट्रोल में नहीं रखेंगे, जब आप बाहर लेते जाएंगे। और एक बात देखिए, जो आपका हाइब्रिड सिस्टम होता है
वो जब दूसरे में कन्वर्ट होता है ना, एक सिस्टम उसी तरह का बना बनाया जब बना दिया जाता है, उस सिस्टम की जगह एक नया बना बनाया उसी तरह का सिस्टम ले आते हैं, फिर तजादात पैदा होते हैं। ठीक है, पिछले ठीक है। सिस्टम के स्टेक होल्डर कुछ और कह रहे साहब, थे, नए सिस्टम वाले कुछ और कह अजहर रहे थे। साहब, ये लड़ाई होती है। आपने को मीठा शेठा भी खाया आज, या बस कड़वी बातें करनी है आपने भाईजान? मीठा बिल्कुल खाया है। आज खरबूजा कोशिश की थी लेकिन वो फीका निकल आया। ये पाकिस्तान में तो मीठे का रवाज रह नहीं गया है। वजह सिर्फ इतनी है कि जो है ना, डराया जाता था मार्शल से, इमरजेंसी से, ये अब इतना आसान काम नहीं रह गया। वो जो अब जो तजर्बे है ना हाइब्रिड के, और ये सारे तजर्बे अब रद्दी की टोकरी में फेंकने वाले हो गए हैं। इससे मुल्क को नुकसान हुआ है, मुल्क आगे नहीं गया। सियासी जो पॉलिटिकल रूम जो ग्रोथ होनी थी, या हमारी सियासी लोगों की बलूगत में चीजें आनी थी, वो समझ नहीं सके। एक बेहतरीन टाइम था इस वक्त, इमरान खान के साथ खड़े हो जाते तो जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी आनी थी ना इस सिस्टम में, वो आने नहीं दी। यानी ये लोग वही रवायती तरीके पे चले गए, नवाज शरीफ हो जाए, आसफ जरदारी ले लें, यानी ये भी एस्टेब्लिशमेंट के टूल बनकर और उसके साथ हद के खड़े इज्जत हो लग गए। जाएगा आप पे, हद के इज्जत लग जाएगा खुदारा। आपके पास तो 30 लाख भी होगा। ना अभी तो वो पहले सुन लें, वो बिल जो है ना, वो बिल अभी बिल है। जब तक गवर्नर उस पर दस्तखत नहीं कर देते, जब दस्तखत होंगे फिर कानून बनेगा। आप और उस चाहते कानून हैं, को मैंने क्या किया, आप चाहते हैं उस कानून को आप चाहते हैं कि गवर्नर साहब के सिग्नेचर होने तक सर्कल हुए हों सारे लोग, कि किनको उठाना है? भाईजान सर्कल तो हो सकते हैं ना, कानून बाद में बनेगा। ऐसी क्या बात, मैंने देखे क्राइम पहले कमिट हो रहा है, कानून बाद में बन रहा है। आपको क्या एतराज है? पीपल्स देखें, पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है। वो टेस्ट केस के तौर पर मैंने भेजा है गवर्नर को, आइन के आर्टिकल 116 के तहत, कि गवर्नर जो है वो इस पर वापस भेजे रिकंसिडरेशन के लिए। स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व नहीं किया, आप लोगों को, वोकला को, सिविल सोसाइटी को, और एक ऐसा ड्रैकोनियन ब्लैक लॉ, यानी पीका लॉ मौजूद है, डेफेमेशन ऑर्डिनेंस था, रिपील कर दिया, ज़ाब्ता फौजदारी के तहत जुर्म मौजूद बोझ है। उठा पाएंगे भाईजान? किनको मुश्किल में डाल रहे हैं आप? देखिए मैं बता दूं आपको, ये असल में टिकटॉकर इत्हादी है भाई, मैं इसलिए कह रहा हूं। यार इत्हादी हर है जगह टिकटॉक सकती, ये टिकटॉक बनाने वाली जो भी है, मैं तो वजीर आला को साफ कहता हूं कि टिकटॉकर वजीर आला मुल्क में नहीं चल सकती। ये बहुत आपको हो हद गया के है। इज्जत लगेगा। मैं भाई यहाँ- देखिए, मैं कह रहा हूं आपको, अजहर भाई, हद के इज्जत लगेगा। यार अब पुलिस की वर्दी पहन के, एलीट फोर्स की वर्दी पहन के क्या साबित करना चाहती हैं? लोगों के स्कूलों में जाकर क्या, यानी आपने किया क्या है? वजीर आला आप काम भी ना करे, अगर भाई क्या करे? भाई बड़ी देखें, सबसे पहली बात है हेल्थ कार्ड शुरू करने चाहिए थे। क्या कर दिया उन्होंने? इतना जबरदस्त का निजाम था हेल्थ कार्ड का, आपने आम की जिंदगी अजीर्ण कर दी है। स्कूलों में जो मुफ्त तालीम का एक निजाम था, उसको बेहतर करना चाहिए था। महंगाई खत्म करने के लिए आपको कुछ स्टेप लेने चाहिए थे। क्या किया आपने? वो ठीक है, रोजाना मेकअप करके आकर आप ये सारा कुछ करते थे, ये नहीं चलने वाला काम। आपको रियल, और वो देखें, वो असल में जो आदत है ना, अब लोगों को याद आएगी उस्मान बुज़दार की। एतराजात उस्मान बुज़दार पे लोगों को रहे, लेकिन अब याद आएगी कि उस्मान बुज़दार इससे बेहतर वजीर आला था मरियम सफदर से। वो चुप करके बैठा रहता था, पर काम करता था। सड़कें बनाई, पब्लिक के लिए जो काम किए वो ठीक है। मरियम बीबी का मुकाबला देखें अजहर भाई, मरियम बीबी का मुकाबला मोहसिन नकवी साहब से है। बुज़दार साहब तो उससे पहले थे ना। मुकाबला तो आपका उससे होता है जो लेटेस्ट जाते हैं। नहीं देखे, मैं बताऊं आपको, मोहसिन नकवी क्या, ये ना मुंतखब आदमी था, और जितनी उसने बैठकर काम किया वो करप्शन के पहाड़ निकलने हैं भाई। वो काम करते रहे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना काम किया उन्होंने, इतना बेहतरीन तरीके से लेके चले हैं। चलो भाई, ये उनका काम ही नहीं है। वो ना मुंतखब वजीर आजम है, वजीर आला थे, उनका क्या ताल्लुक इस बात से? ये तो मुंतखब लोगों ने काम करने होते हैं डेवलपमेंट के, उनका क्या ताल्लुक? उन्होंने तो इलेक्शन कराना था और हमने अचार डालना उसका। फिर देखें, उसके अलावा आपने वो ले लिया ना मुंतखब काम करवा के, अपना 85 अरब का गंदम का स्कैंडल। क्या किया है इस मुल्क के साथ? जुल्म क्या किया है? यहाँ का किसान मार दिया आपने, ये उसी ने किया है ना। और यहाँ देखें, और उसके अलावा एक्शन कोई नहीं ले रहा, पढ़ डाल रहे हैं। अच्छा, आप वजह क्या है कि भाई मैं दोबारा मैं आता हूँ आदमी है।
मैं आता हूँ। अरूज साहिबा, मुझे ये बताइए कि अभी आप आने वाले दिनों का मंजरनामा फिर क्या देख रही हैं और गवर्नमेंट इस वक्त क्या सोच रही है? फहद, जो आने वाले दिनों का मंजरनामा है, मैं समझती हूँ कि आसमान से जो गर्द थी वो छटने लग गई है और वो आपको भी नजर आ रही है। हमाद अजहर भी सामने आ गए, मुराद सईद भी किसी दिन आपको अचानक से नजर आ जाएंगे। हो सकता है कि इस दौरान उनकी गिरफ्तारियां, जिस तरह की आज कोशिश भी हुई कि पीटीआई के सेक्रेटेरिएट में इस्लामाबाद पुलिस पहुंच गई, लेकिन वो पहले से ही निकल गए। तो लेकिन ये कि अब ये गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं हैं। जो जेलों में बैठ के 11 माह 20 दिन नहीं डरे, वो अब भी नहीं डरेंगे। और अब जो इनकी आला क़यादत है वो सामने जब आना शुरू हो जाएगी तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मैं मुनज़्ज़म होता देख रही हूँ। चौधरी परवेज़ इलाही साहब बाहर आ गए हैं, हमाद अजहर बाहर आ गए हैं, मुराद सईद भी आने वाले हैं। तो मुझे ये लगता है कि अब वो जो एक मिसिंग गैप से या कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी, पार्टी के अपने अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही थी, अब ये सियासी क़यादत जो है ये अपनी पार्टी को मजबूत कर लेंगे। और दूसरी जानिब जो पीडीएम की गवर्नमेंट है उनकी कारकर्दगी, जो नंबर 1 पीडीएम गवर्नमेंट थी और अब जो पीएमएलएन की फॉर्म 47 की जो गवर्नमेंट है उसकी कारकर्दगी भी आपके सामने है। तो अवाम जो है वो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, उनको अब मुझे बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। तो अवाम को अब नज़र आने लग गया है कि कहाँ पर कौन सी सियासी जमात उनके लिए या उनके मसाइल का तदारक कर सकती है, मसाइल का हल जो है वो पेश कर सकती है, दुनिया के सामने पाकिस्तान का नाम बेहतर तरीके से सामने लाने में कामयाब हो सकती है। तो देखें, अब अवाम को इस तरह के फॉर्म 47 या इस तरह की मुंतखब हुकूमतें जो हैं उनसे मज़ीद बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। अवाम तंग आ गई है। अब आपको मैं बताऊँ, इस्लामाबाद के तीनों हल्के इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि ठीक है, ट्रिब्यूनल ने भी कह दिया कि आप अब इसको आप दोबारा खोलें और बहुत उसकी उम्मीद है कि ये वापस तहरीक-ए-इंसाफ को तीनों हल्के मिल जाएंगे। तो फॉर्म 47 को रिवर्स होना पड़ेगा, 47-45 मेरे साथ रहिए। मुझे ब्रेक एक लेनी है जी, शॉर्ट ब्रेक एक लेनी है। ब्रेक के बाद बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। वो सिंपल सवाल ये है कि ये इतनी जो आग भड़कनी शिद्दत है उसमें, इसको ठंडा करने के लिए भी क्या कोई है? और अगर इसको ठंडा करने वाला कोई है ही नहीं और कोई ब्रिजिंग ही नहीं होनी तो फिर बात किस तरफ जाएगी? शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद जी। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि आग ठंडी कौन करेगा और कौन होगा जो कहेगा कि भाई बैठें, बात बूत करें, डिस्कशन करें, मसले हल करें सारे। लेकिन उससे बढ़कर जो मामलात हो रहे हैं, पंजाब का डेफेमेशन एक्ट जो है, फिर अभी वो उस पर अजहर साहब बता रहे थे कि गवर्नर साहब ने अभी सिग्नेचर्स नहीं किए और उन्होंने गालिबन 161 के तहत कोई लेटर भी उन्हें लिखा है कि आप इसमें इंटरवीन करें। और पीपल्स पार्टी भी उससे डिस्टेंस अगर क्रिएट कर रही है, जो बात अभी फारूकी साहब भी कर रहे थे। ये बात तो मैं इन्हीं की ज़ुबानी सुनूंगा कि एग्जैक्टली इनका क्या मुद्दा है और ये क्या कहना चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी कब तक इसे रजिस्ट कर सकती है। तो इन सारे मामलों में अजहर साहब, मुझे आपसे ये जानना है कि आप घर पहुँच गए अजहर साहब, यहाँ कहाँ पहुँचे हैं? जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ। अच्छा, तो अजहर साहब क्या फिर ये हद के इज्जत का क्या करना है आपने? पैसे इकट्ठे करने हैं ये कि भाई देते जाएं या? देखिए, मैं पहले बता दूं, पहली तौर पर बुनियादी तौर पर ये पर्सन स्पेसिफिक कानून है। एक टिकटॉकर ने अपने मकासद पूरे करने के लिए बनाया। यानी आप अंदाजा लगाएं, 5-6 बड़ी गलतियां एक ये आर्टिकल 116 के तहत मैंने गवर्नर को कहा है, उनका एक 161 नहीं 116 जी, ठीक, इसको वापस कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है और वो आजादी सहाफत के लिए उन्होंने कहा। वो अलहदा बात है, सिंध के अंदर सहाफियों के साथ कत्लो गारत जो हुई, मैं उनमें बात नहीं करना चाहता। यहाँ सबसे पहली बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस में जो है भी उनके बारे में तो आप बात ही नहीं कर सकते। यानी ये क्या बात हुआ, चीफ मिनिस्टर है तो क्यों नहीं बात कर सकते भी? क्या वो सिर्फ मेकअप के लिए आना है या फैशन शो में आना है, काम नहीं करना? यानी कोई तरीका नहीं है। और आके आप उस तरह का झूठ बोलेंगे, आपका झूठ बेनकाब करना है। यानी मिसाल के फारूकी साहब ने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन दी, अब साहबी ने तो कभी अपना सोर्स डिस्क्लोज ही नहीं करना होता था, यहाँ तो फंस गया सोर्स डिस्क्लोज करना। यानी आप वो इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं सकते। यानी मैंने वो इन्फॉर्मेशन, मेरे पास आई, मैंने वो इन्फॉर्मेशन दे दी, वो कहेंगे भाई साबित करें, ओनस आप पे है, कमाल है, ओनस मेरे पे डाल दिया है, फिर उससे अगली बात आ जाए। यानी मनी डिग्री में होता है कि आपको लीव टू डिफेंड, यानी आपको अपना केस दिफा करने की इजाजत देना, तो मनी डिग्री जिरा की इजाजत नहीं है। हाँ, यानी क्या
ये मिसाल के तौर पर आपने कोई बैंक से कर्जा लिया है या आपने चेक दे दिया है, चेक बाउंस हो गया है, तो ये वहां पर है, और फिर 180 दिन में ट्रायल कंक्लूड करना है। फिर ये अच्छा है, ये दिन पसंद आया मुझे 180 दिन, ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। देखें ये फौरी फैसला होना चाहिए अजहर साहब, मैं साथ खड़ा हूँ। नहीं, सवाल ये नहीं है, ये कानूनी शहादत का इतलाक नहीं है। कमाल सुने आप देख रहे हैं, और आपके खिलाफ अगर एक्स पार्टी डिग्री भी होगी, पैसे जमा कराओ भाई आकर पहले, आपके खिलाफ प्रिविलेज डिग्री होगी, अगर अपील करनी है अपील में स्टे नहीं हो सकता। ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या, ये यानी खुदारा आपको पत्थरों के दौर में जुबान बंदी कर लें, खामोशी से बैठ जाए, कोई बात ही ना कर सके। यानी सहाफी के इसमें कंप्रोमाइज, सबसे बड़ी बात करूं, सोर्स डिस्क्लोज करना पड़ जाएगा आपको, जो आपको पहले प्रिविलेज थी, पूरी दुनिया के अंदर ये प्रिविलेज ये बात एक्सप्लेन कीजिए, ये नहीं मुझे समझ आई, सोर्स कैसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ये बताइए। देखे ना, मिसाल के तौर पर आपको वो बात साबित करनी है, आपको इंफॉर्मेशन दी फाज शहबाज ने, ठीक है, फाज का नाम नहीं मैं लेना चाहता, ठीक है, तो आपको ये ओने साहब पे आ गया है, ओने साहब पे कर दिया है कि तुम बताओ। ये तो सहाफत के तिया पांचा बखिए उगदेड़ दिए हैं मैंने। और उसके अलावा आज औरिया मकबूल जान साहब की तरफ से बहुत से सहाफियों ने मुझे कहा है, लेकिन औरिया मकबूल जान साहब की तरफ से भी और सिविल सोसाइटी की तरफ से भी मैंने आज एक और लेटर लिख दिया गवर्नर को, और गवर्नर को मौका दिया है कि वो मामला देखें, यानी और कमाल देखें, ऐसा कानून बनाना है ना, स्टेक होल्डर कितने हैं, वोकला स्टेक होल्डर। मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ, बारी आपकी थी, मुझे याद ही नहीं रहा, मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ जी। अजहर भाई कंक्लूड कर लें आप प्लीज। देखिए, मैं मौका दिया उनको, वो नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली इसको हाईकोर्ट में चैलेंज करने की मैंने पिटीशन तैयार कर ली है। और आपको पता है मैं ऐसे जुबानी कलामी तो बात नहीं करता। एक और चैलेंज कर दूं आपके प्रोग्राम में, जो ये आपका जो साफियों को कहते हैं ना कि किसी ने पढ़ा नहीं है, चैलेंज करता हूँ ओपनली, आ जाए इनकी काबीना आ जाए, मरियम सफदर खुद आए, वही एक डॉक्टर की तालीम, और जिस तरह डॉक्टर की तालीम नहीं, उसको क्या पता कानून, बजाय पहले जाके एलएलबी की क्लासेस अटेंड करे, कोई वकील बने, कोई प्रैक्टिस करे, फिर समझ में उसको आए। यानी जज भी बन जाओ, वकील भी बन जाओ, वो क्या है, कोई शोभा छोड़ दो, पुलिस वाले तुम बन गई हो। अगर भाई बुज़दार साहब कौन से एलएलबी से थे, क्या ताल्लुक चीफ मिनिस्टर का, क्या ताल्लुक, उसने तो लेजिस्लेशन करनी होती। इस तरह के काम नहीं किए, बता दें इस तरह का काम किया हो। आपको याद होगा हम लोगों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑनलाइन रूल्स बनाए थे, वो ऑनलाइन रूल्स चैलेंज हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, कि जैसे अपने आतर मिलना ने वो सेटिसाइड कर दिए थे, उसकी अपील फाइल हुई, जरा सुनिएगा, अपील फाइल हुई, अपील एफआई ने फाइल की, वो पता है आपको एफआई ने जो अपील फाइल की वो मरियम औरंगजेब ने वापस ले ली थी। किस मुंह से मरियम औरंगजेब जवाब देगी, पूछे जरा उसे, बुलाए ना, मैं भी चैलेंज करता हूँ आपके चैनल में, बुलाए मरियम औरंगजेब को, वो आगे बताए कि वो जो इतना जबरदस्त आपने रूल्स बनाए थे वो चलते रहते, उसमें ये इस तरह का कोई ये बदमाशी नहीं थी। ठीक है फारूकी साहब क्या टेक है आपका, हद के इज्जत पे क्या टेक है? ठीक है, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, बात ये अजहर सदीक साहब जो कह रहे हैं वो तो क्योंकि ह्यूमन राइट्स के एक चैंपियन हैं और वो हमेशा आवाज़ बुलंद करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का एक जैसा कैरेक्टर ही है, जर्नलिस्टों के बारे में, मीडिया के बारे में, पब्लिक के बारे में एक ही कैरेक्टर है। जब जिसको मौका मिलता है वो उसी तरह के कानून लेके आती है। जब ये हद तक इज्जत का कानून जो इस वक्त है, मैं तो इसका इसलिए मुखालिफ हूँ कि भाई आप ये जो कवानीन पहले से मौजूद थे उनकी जगह आप क्यों नए मुतारिफ करवा रहे हैं? आप ज़्यादा से ज़्यादा जो मुतल्लिका तंजीमें हैं, सहाफ़ियों की हैं, ह्यूमन राइट्स की हैं, उनको एतमाद में लेते, जो पहले से कानून मौजूद था उसमें तरमीम ले आते। लेकिन ये कुछ चीज़ें जो ऐसे जवाज़ बना के ले आए हैं, ये इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। इसीलिए यही वजह है कि रज़ा रब्बानी आज इसकी मुखालफत में बोले। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में जब बिल की मंजूरी थी तो उसके अरकान जो थे वो ऐवान में मौजूद नहीं थे, वो बाहर रहे। इसका मतलब ये है कि उनके रिजर्वेशंस हैं और बिल्कुल जायज़ है। ये जिस तरह से सहाफ़ियों की आवाज़ को आपने कुचल के, जिस तरह आपने यकतरफा तौर पे पार्लियामेंट असेंबली में ये बिल मंजूर करवाया है, ये एक बहुत गलत मिसाल कायम की है। इसके हम शदीद मुखालिफ हैं। लेकिन मसला फिर वही है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज यही काम करती हैं, जिसको मौका जब भी मिलता है वो ये काम करता है। पर मेरा एक सवाल और भी है कि क्या हद तक इज्जत के जो कवानीन हैं, क्या ये दूसरे मुल्कों में नहीं है? पाकिस्तान में असल मसला इम्प्लीमेंटेशन का है। क्या बरतानिया में आप इसी तरह दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा के जान बचा के निकल सकते हैं? क्या वहाँ पे आप क्या सराई पे मबनी, अफवाहों पर मबनी, क्या आप खबरें दे के स्टेट के खिलाफ या किसी फर्द के खिलाफ या किसी ग्रोह के खिलाफ, किसी पार्टी के खिलाफ क्या आप निकल सकते हैं? पकड़ होती है भाई वहाँ पे। यहाँ पे मसला सिर्फ यह है कि यहाँ पे कानून का इतलाक ही नहीं होता। जब कानून का इतलाक होता है फिर वो देखता है ताकतवर कौन है, कमज़ोर कौन है।
अगर किसी के पीछे प्रेशर आ गया तो अदालतें भी खामोश हो जाती हैं, उन जर्नलिस्टों को भी छोड़ दिया जाता है। पर एक मसला जो इस वक्त बड़ा बन गया है, आप देखिए फहद, आप यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठे हैं, आपका इशू और है, आप कोई गैर जिम्मेदाराना लफ्ज बोलने के कतई तौर पे आपकी सेल्फ सेंसरशिप आपका तकाजा करती है कि आप नहीं ऐसा लफ्ज बोलेंगे। पर ये जो हमारा सोशल मीडिया आया, इसने किसी की इज्जत रहने दी है? ये स्टेट मीडिया, ये नहीं है कि ये कोई जैसे मतलब ये कोई नून लीग के खिलाफ नहीं है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये पीटीआई के भी उतने ही खिलाफ है, ये इदारों के भी उतने ही खिलाफ है। यहाँ अचानक 2 लोग आ जाते हैं, 3 लोग आ जाते हैं, वो बैठ जाते हैं, या एक शख्स आता है, वो कहता है जी मैंने ये इन्फॉर्मेशन पास करनी है, वो इन्फॉर्मेशन गलत है, सही नहीं है, जैसी भी है, अब किसी को पता ही नहीं चलता। जिस तरह हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का जिस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह का मवाद लोड किया जाता है इनके ऊपर, कौन इसका जिम्मेदार कौन होता है? फिर यहाँ पे आके जो सोशल मीडिया जो अथॉरिटी बननी चाहिए, उसके भी एक होनी चाहिए कि शफाफियत कितनी होनी चाहिए। मैं समझ गया। ये चीजें जो है ना, मुझे पैमरा पे भी बात करनी है, जो कोर्ट रिपोर्टिंग का उन्होंने कहा है। अरूज साहिबा, ये हत्या इज्जत जो ऑर्डिनेंस है, जो कानून जो बन रहा है, इस पे क्या आपका है अपना टेक, इस पे क्या है? फहद, इसके ऊपर मेरा बिल्कुल वही टेक ऑन है जो कि अभी फारूकी साहब फरमा रहे थे कि जब भी जिस हुकूमत को मौका मिलता है वो जर्नलिस्ट की और सहाफ़ियों की आवाज़ बुलंद करने के लिए कोई ना कोई तरह का शोशा जरूर लेके आते हैं। हमने तो वो दौर भी देखा है जब सेनेट में कवरेज के लिए हम जाते थे तो रज़ा रब्बानी मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल के अगेंस्ट कहा करते थे कि काला शाह कानून है, ये लाइक वो ये कहने की कोशिश करते थे कि काला स्याह कानून है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई तो जब यही पैका कानून या इस पैका एक्ट जो है इनके ऊपर बात आई, या फिर मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के ट्रायल की बात आई, तो यही रज़ा रब्बानी थे जो कि खामोश हो गए और आज फिर बोले हैं कि ये कानून नहीं होना चाहिए। ये कानून नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल अपनी सहाफ़ी तंजीमों के साथ इस मामले पे खड़ी हूँ। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हर इंसान का राइट है, ये सिर्फ जर्नलिस्ट का राइट नहीं, हर इंसान का है। आप कब तक इसको दबा सकते हैं? फ्रीडम ऑफ राइट देखें, आपके एसडीजीज गोल में सबसे अहम एक फंडामेंटल राइट दिया गया है, ना सिर्फ इंडिविजुअल को बल्कि जो हमारी सेलिब्रिटीज हैं या फिर हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको, सबको, हर एक को, आमो खास को ये राइट है। तो फिर आप किस बुनियाद पर कह सकते हैं? फिर अगर आप सहाफ़ियों से उनके सोर्स पूछने लग जाएंगे तो सहाफ़त का जो एक बुनियादी उसूल है कि दे कैन नॉट शो और डिस्क्लोज देयर सोर्सेज, वो खत्म होके रह जाएगा। फिर आप जिस तरह पुलिस उठाती है और वो कहती है साबित करो, तो हम क्या बताएंगे? आप मुझे बताएं, क्या बताएंगे हम कि हमारा ये सोर्स है, और फिर सोर्स की जो सिक्योरिटी है उसको उसका कौन जिम्मेदार होगा? ठीक है, तो ये वाला जो कानून है ये हर गवर्नमेंट लाती रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पंजाब असेंबली में ये कानून पास हो जाए, क्योंकि आज पार्लिमानी लीडर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद अली हैदर गिलानी, उन्होंने भी ये कहा कि हमें समाज में ही नहीं लिया गया। ठीक है, अजहर साहब मेरे साथ रहिए, अरूज साहब मेरे साथ रहिए। अजहर साहब, क्या आपको फिर इसका फ्यूचर लग रहा है? पैमरा ने जो किया है, बाउंड किया चैनल्स को भी, आप रिपोर्टिंग ना करें, कोर्ट रिपोर्टिंग और ये सारी चीज़ें, जो इस पर बहुत ज़्यादा तशवीश है कोर्ट रिपोर्टर्स में भी, वो क्या करेंगे फिर? वो क्या है? मैं बड़ा क्रिटिक हूँ इस मामले में। मैं आपको 20 एग्जाम्पल दे सकता हूँ। पैमरा एक नाकाम इदारा है। अयाशियाँ फायदे लेने के अलावा, मैं आपके चैनल के तौर से पूछता हूँ, बताएं आज तक पैमरा ने किया क्या है? पैमरा ने यानी अगर जो काम करने वाले थे वो किया ही नहीं है, और मामले हाई कोर्ट में अपीलें पेंडिंग है, वो अपीलें डिसाइड ना करा सके। फिर इनका जो तरीकाकार, अब ये जो तरीकाकार है ये सियासी तरीकाकार है। चैनल आगे कर दो, चैनल पीछे कर दो। आप बताएं, आप ये बदरीदी के अलावा क्या नहीं किया? जिसका जजमर्जी चैनल बंद कर दो, अपना जो गली मोहल्ले में केबल वाले हैं वो बंद कर दो। और अब ये क्या किया है? अब ये असल में लाइव स्ट्रीम का तो अजदहा निकाल लिया है अपना, जैसे कादी फाइसा ने अपने में, वो गले पड़ गए। मैंने उस वक्त भी कहा था ये गले पड़ जाएगा इनके। अब इमरान खान की एक वो अब काजी साहब की जो लाइव स्ट्रीमिंग होगी हम लोग एयर नहीं कर पाएंगे, तो यही तो बंद कर दिया उन्होंने, और क्या किया? अब ये अब सुप्रीम कोर्ट रूल इस बात की इजाजत देते हैं अब उन चीजों पर। उसके अलावा बाकी कवरेज, यानी आज देखे ना, यानी हुआ क्या कल साइफर की जो रिपोर्टिंग हुई, मैं कोर्ट में था, वो रिपोर्टिंग ऐसी हुई कि यानी सारी कंस्पिरेसी सामने आ गई। आज दोनों लोगों का बयान लाना पड़ गया उनको। आप ना बात को समझे ना,
कि वो लाइव रिपोर्टिंग ऐसी थी कि लाइव रिपोर्टिंग ने परखच्चे उड़ा दिए, पसीने खुश्क हो गए उन सबके कि ये क्या हो गया है, और वो केस खत्म हो चुका है। मैं एक बात बता दूं आपको, और याद रखिएगा, ये वाला लेटर मैं नहीं समझता इम्प्लीमेंटेबल है, और ये होना भी नहीं चाहिए। एक बात मैं अरूज साहबा को बता दूं, ये कानून पंजाब असेंबली ने पास कर दिया है। वो जो फॉर्म 45 और 47 के तहत असेंबली आई है ना, अब गवर्नर साहब के पास पड़ा है। गवर्नर साहब इसको 14 और 15 को तकरीबन कोई 23-24 दिन अपने पास रख सकते हैं, नहीं पहले एक इतराज लगाएंगे, वो नीचे भेजेंगे, रिकंसिडर करें। ठीक है, उसके अजहर साहब बहुत शुक्रिया, अजहर साहब बहुत शुक्रिया, फारूकी साहब बहुत शुक्रिया, अरूज साहब आपका बहुत शुक्रिया। और बात तो फिर वहीं की वहीं है कि इस सारे माहौल में डिस्कशन कैसे होगा, डायलॉग कैसे होगा, और जिसके नतीजे में ये सारे मामलात सेटल भी हों और रूल ऑफ लॉ की हुकूमत और उसकी हुक्मरानी भी आपको होती हुई दिखाई दे। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।